हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, ये हमारी फिजिक्स की ये तीसरी श्रृंखला है जिसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ यूनिट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, मापन एवं मात्रा को। जिसमें आपको मैंने सदिश राशि, अदिश राशि, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशियां, इन सभी को कंप्लीट करा चुका हूँ। अब इसके आगे का जो नया सेशन है, उसके आगे जो और क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो आपका किसी भी एग्जाम में हो, चाहे वो आपको यूपीपीसीएस दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हो, आरओ ए आर ओ कुछ भी दे रहे हैं, अगर जहां भी कहीं साइंस आएगा और फिजिक्स आएगा तो वहां आप सारे क्वेश्चन को साइंस कर पाएंगे। तो आइए उन्हीं टॉपिकों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जिसको भी ये पूरी फिजिक्स का मेरे हैंड राइटिंग का नोट्स चाहिए, वो हैंड राइटिंग का नोट्स आपको प्राप्त करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट विद गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है हमारा। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहां से सर्च कर लेंगे, तो वहां से सर्च कर लेंगे तो टारगेट विद गुरुकुल डालेंगे तो उसमें आ जाएंगे। और उसमें आ जाएंगे तो सारे पीडीएफ क्लास की, कब भी क्लास आपकी चलने वाली कब नहीं चलने वाली है, सारा नोटिफिकेशन, सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगा। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है दोस्त, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास का। देखिएगा, इसमें कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कई बार कंफ्यूजन होता है, सर डेका क्या होता है, हेक्टो क्या होता है, पीको क्या होता है, नैनो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब भी अब यहाँ पे मैंने पहले से लिख लिया, हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मान लीजिए वैल्यू 1/10 रखा गया है, तो मतलब आप समझते हैं मैथ वाले सर आपको पढ़ाएंगे ही, तो आप देखते हैं इसको 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, जिसे हम लोग इनवर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। तो जब कोई अगर वैल्यू बटे में है और इसे ऊपर ले जाते हैं तो उसे खताम पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अगर मान लीजिएगा 1 पावर 10 पावर 2 है, इसको लिखते समय ऊपर हम कितना लिख सकते हैं, 10 पावर -2 लिख सकते हैं। तो हमेशा मतलब यहाँ क्या कर सकते हैं, घातांक का प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, तो इसी में अगर ध्यान दीजिएगा 10 के पावर 1 हो, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, हमेशा आप तीन तीन का क्या करेंगे, श्रृंखला बना लेंगे। तीन तीन का श्रृंखला बनाइए इस तरीके से, तो आपको देखेंगे याद करने में बड़ा आसान होगा कि जब 10 पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, डेका। 10 पावर 1 है तो क्या होगा, डेका। 10 पावर 2 है तो क्या होगा, हेक्टो। और 10 पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, किलो। तो डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। ऐसे ही अब 10 के बाद आएंगे तो डायरेक्ट तीन तीन की संख्या बढ़ाना है घातांक से, तो कितना हो जाएगा, 10 पावर 6 है तो उसे मेगा या क्या कहते हैं, मिलियन कहते हैं। 10 पावर 9 गीगा है तो क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। 10 पावर 12 है तो टेरा या क्या कहते हैं, ट्रिलियन कहते हैं। और ध्यान याद कर लेना है, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, या मिलियन बिलियन ट्रिलियन, मिलियन बिलियन ट्रिलियन। और 10 के पावर अगर 15 होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटा कहते हैं। और 10 पावर 18 होता है तो इसे क्या कहते हैं, एक्सा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्सा। तो कैसे याद कर सकते हैं, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, पेटा हेक्सा, पेटा एक्सा, पेटा हेक्सा। इस तरीके से करके अगर आप याद करेंगे, तीन तीन का पेयर बना के आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। और जस्ट इसी वैल्यू को अगर हम लोग जो बटे में लिख देते हैं, इधर इसके मान थोड़े बदल जाते हैं, तब उसे हम लोग क्या करते हैं, इसे भी तीन तीन की श्रृंखला हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो आपको ऐसे पे याद करना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। जैसे अब 10 पावर -1 है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेसी। 10 पावर -2 है तो उसे क्या बोलते हैं, सेंटी। और 10 पावर -3 है तो उसे क्या कहते हैं, मिली। तो ध्यान देना, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। और 10 -6 है तो उसे क्या कहते हैं, माइक्रो। 10 पावर -6 होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, माइक्रो। और 10 पावर 9 होता है तो उसे क्या कहते हैं, नैनो। और 10 पावर 12 होता है तो उसे क्या कहते हैं, पीको। तो कैसे याद करेंगे, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो पीको। और यहाँ पे 10 पावर 15 तो उसे क्या कहेंगे, फैक्टो। 10 पावर -18 तो उसे क्या कहेंगे, एक्टो। कैसे याद कर सकते हैं, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पीको, फैक्टो, एक्टो। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कोशिका का आकार कितना होता है, अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूँ, बताइए आप लोग, सेल साइज कितनी होती है, सेल साइज। तो ध्यान देना, अगर सेल की साइज की बात करेंगे तो कितना होता है, 10 पावर -6 होता है। कितना होता है, 10 पावर -6। तो एक कोशिका के आकार की कितनी होती है, 10 पावर 6 बोलते हैं, एक माइक्रोन होती है। तो ध्यान देना है, कोशिका का आकार कितनी, 10 पावर 1 होती है। अब इसी बीच में ध्यान देना, एक वैल्यू और आती है, अगर 10 पावर -10 लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। 10 पावर अगर -10 लिखा है तो उसे क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये ध्यान देना है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य प्रदर्शित करता है। क्या करता है, तरंग दैर्ध्य प्रदर्शित करता है। अभी आपको आगे आके पढ़ाऊंगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 पावर -10 होता है।
और कहीं पर अगर 10 पावर माइनस 15 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना, इसका मतलब होता है 1 फर्मी, क्योंकि 1 फर्मी बराबर भी कितना होता है 10 पावर 15, या कह सकते हैं कि सर 1 फैक्टो बराबर क्या होता है 10 पावर माइनस 15 होता है, तो 1 फैक्टो बराबर 1 फर्मी बोलो, या 1 फर्मी बराबर 1 फैक्टो बोलो, बात क्या है एक ही है। ये 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, कोष्ठक का आकार भी कितना होता है 10 पावर माइनस 6, और 1 स्ट्रॉन्ग बराबर कितना होता है 10 पावर माइनस 10 होता है, और 1 फर्मी बराबर या 1 फैक्टो बराबर कितना होता है 10 पावर माइनस 15। इसके अलावा मापन की कुछ हमारे पास और इकाइयां होती हैं जो आपके प्रश्न में कई बार पूछे गए होंगे। जैसे एक हमारे पास इकाई है क्या, खगोलिक इकाई। क्या है, खगोलिक इकाई। अब खगोलिक इकाई क्या होती है, ये कहते हैं जो सूर्य है और पृथ्वी, कह सकते हैं जो सूर्य है, सन और हमारा अर्थ, सन और अर्थ के जो बीच के औसत दूरी होती है ज्ञात करने की जो इकाई होती है क्या कहलाती है, खगोलिक इकाई। तो यह सूर्य एवं पृथ्वी के औसत दूरी को ज्ञात करने की जो इकाई होती है, जो मापन होती है, उसे खगोलिक इकाई कहते हैं। अब एक खगोलिक बराबर कितना होता है, तो 1.495 मल्टीपल 10 और 11 मीटर होता है। तो ध्यान देना है, एक खगोलिक इकाई बराबर कितना होता है, 1.495 मल्टीपल 10 और 11 मीटर होता है। और सबसे बड़ी बात होती है, कई बार खगोलिक इकाई जब लिखा जाता है तो लोग सोचते हैं ये ज्योग्राफी या एस्ट्रोलॉजी का कोई शब्द है, ये दूरी का मापन नहीं कहते थे। पर ध्यान देना है, ये सभी एक मापन की दूरी ज्ञात करने की इकाई है, चाहे खगोलिक इकाई आए, चाहे प्रकाश वर्ष आए, और चाहे पारसेक आए। इन तीनों में सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक इकाई होती है, याद रखिएगा, ध्यान देना। आगे दूसरा देखिए कि लिखा हूं मैंने, एक प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी होती है। एक वर्ष के निर्वात में जितनी दूरी तय करती है उन्हें एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 मल्टीपल 10 के पावर कितना होता है, 15 मीटर होता है। तो ध्यान देना है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 मल्टीपल 10 पावर 15। आपको बताऊं, वनडे एग्जाम जो होते हैं अक्सर करके उनके पास ये मान पूछे जाते हैं, और वहीं आप जब यूपी पीसीएस यूपी ऐसे एग्जाम देते हैं जो थोड़े से हाईली होते हैं, तो वहाँ इनके डिफिनेशन भी पूछे जाते हैं। अब आप बताऊं, कई बार पूछा गया है प्रकाश वर्ष क्या है, तो लोग प्रकाश वर्ष को क्या बताते हैं, सूर्य का प्रकाश है। पर ध्यान देना है, प्रकाश वर्ष एक दूरी है, मापने की इकाई है, हमेशा याद रखिएगा, ये कोई सिंटर्म नहीं है। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट करते हैं, अगला पॉइंट क्या है। इसके अलावा एक पारसेक, एक पारसेक क्या होता है भैया, तो ध्यान देना, अभी तक हमने पढ़ा सूर्य से अगर पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी याद करते हैं तो एक खगोलिक इकाई कहलाता है। ध्यान देना है, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में तय की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और जब दो ताराओं के मध्य में, दो तारों के मध्य की दूरी याद करना होता है तो क्या होता है, पारसेक होता है। और यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। ध्यान देना है, यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। अब एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। जब इस प्रकाश वर्ष में आप 9.46 मल्टीपल 10 पावर 15 का मान रख देंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष पर एक पारसेक बराबर दो वैल्यू आ सकती है, एक पारसेक बराबर दो वैल्यू आ सकती है। या तो आपको आ सकता है 3.26 मल्टीपल प्रकाश वर्ष आ सकता है, या तो आ सकता है 3.084 मल्टीपल 10 के पावर 16। ध्यान देना है कि यह चाहे ये वैल्यू पूछ सकता है पेपर में, और चाहे ये वैल्यू, दोनों पूछ सकता है। जब प्रकाश वर्ष का मान रख देंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा, जब प्रकाश वर्ष का मान नहीं रखे देंगे तो वैल्यू हमारे पास कौन सा होगा, ये होगा। आपसे पूछा जाएगा प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 मल्टीपल प्रकाश वर्ष होता है। आपको अगर यहाँ तक बात समझ आएगी तो आगे आइए। दूसरा हमारे पास क्या है, कास्मिक वर्ष। क्या होता है भैया, कास्मिक वर्ष। तो सूर्य को अपने आकाश गंगा का, सूर्य को अपने आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में जो लगा समय होता है वह क्या कहलाता है, कास्मिक वर्ष। अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन एक छोटा सा पूछूं, हमारे आकाश गंगा का नाम क्या है, तो क्या आप बताना चाहेंगे, हमारे आकाश गंगा का नाम क्या है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा। देखते हैं कितने लोगों को पता है, वैसे लगभग सभी लोगों को पता होगा, देखते हैं कितने लोगों का उत्तर आता है। तो ध्यान देना है, एक कास्मिक वर्ष बराबर क्या होता है, सूर्य को अपने आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में लगा समय। अब ये ध्यान देना है, क्योंकि ये जब भी कोई सूर्य जब चक्कर लगाता है तो परवलयाकार मतलब दीर्घ वृत्ताकार में लगाता है, तो कभी दूरी कम हो जाती है, कभी दूरी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो मैक्सिमम एक अपने आकाश गंगा के चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो मैक्सिमम अपने आकाश गंगा एक चक्कर लगाने में कितना लेता है, 25 करोड़ वर्ष लेता है। और कम से कम कितना लेता है, तो 22.5 करोड़ वर्ष लेता है। याद रखना दोस्त, अगर मैक्सिमम पूछता है तो 25 करोड़ वर्ष होता है, और अगर मिनिमम पूछता है तो ध्यान देना है 22.5 करोड़ वर्ष होता है।
एक शब्द आपको और मिलेगा, क्या मिलेगा? कैरेट। अब कैरेट से ध्यान देना, दो चीजें की जाती हैं। एक तो हमारे सोने की क्या नापी जाती है? शुद्धता। क्या नापी जाती है? सोने की शुद्धता नापी जाती है। और सोने की शुद्धता क्या की जाती है? अब आपसे अगर पूछा जाए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ध्यान देना है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। पर कोई भी दुकानदार शुद्ध सोना नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सोना मुलायम होता है। जैसे आप अगर हाथ में अगर किसी को हाथ मिलाते हो सोना पहले, तो चाप कैसे निकाल लोगे? इसलिए क्या होते हैं, सोने को थोड़ा सा हार्डेस्ट बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए उसमें हम थोड़ा सा कापर का मिलावट कर देते हैं। तो ध्यान देना, अगर शुद्ध जो सोना होता है उसमें जो आप दुकान से लेंगे उसमें 22 कैरेट सोना होगा और 2 कैरेट क्या होगा? कापर होगा। और 2 कैरेट कापर का पैसा दुकानदार नहीं लेता, इस बात को याद रख लीजिएगा। 22 कैरेट सोने का ही पैसा लेता है। तो शुद्ध सोना तो टोटली 24 कैरेट होता है, पर आप जो दुकान पे खरीदने जाते हैं सोना, तो वहां मात्र आपको 22 कैरेट मिलता है। 2 कैरेट क्या होता है? कापर। कैसे पता करेंगे सोना शुद्ध है कि नहीं है? तो ध्यान देना है, तो भारत सरकार द्वारा सोने पर एक चित्र बनाया गया है जिसको बोलते हैं हॉलमार्क। ऐसे ही चित्र बना रहेगा जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? हॉलमार्क। अगर उस पे हॉलमार्क का मोहर लगा है बेटा, ध्यान देना है, अगर उस पे हॉलमार्क, अगर उस पे ध्यान देना है, हॉलमार्क का अगर ध्यान देना सिंबल लगा होता है, तो सोना क्या माना जाता है? भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। मतलब किसी प्रकार का कोई चोरी वोरी का सोना नहीं है। तो आप ऐसे सोने को खरीद सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पर ध्यान देना, एक और मार्ग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एक मार्ग। अब एक मार्ग कहाँ लगाया जाता है? तो ध्यान देना, हॉल मार्क जो सोने की पहचान है, सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक मोहर लगाया गया है। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट मानव के हित के लिए होता है, जो भी खाद्य पदार्थ मानव सेवन करता है, अगर उन खाद्य पदार्थों में अगर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो खाद्य पदार्थों पे जो सिंबल लगता है वहां कौन सा लगता है? एक मार्ग लगता है। अगर जिसपे भी एक मार्ग लगा हुआ है तो भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त है, उस प्रोडक्ट को खाने पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा भारत सरकार ने क्या किया है? एक सिंबल दिया है। एक मार्ग ध्यान देना है, खाद्यान्न पदार्थों को लगता है, जबकि सोने की शुद्धता कौन सा लगता है? हॉलमार्क लगता है। ध्यान देना, इसे सोने की क्या नापा जाता है बेटा? शुद्धता ज्ञात किया जाता है। और शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट होता है। और मैंने बताया कि शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, तो उसमें पूरी सोना नहीं मिलाया जाता है, सिर्फ 22 कैरेट सोना होता है और 2 कैरेट क्या होता है? कापर होता है। और ध्यान देना है, इसी कैरेट से ध्यान देना बाबू, हीरे का वजन क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? इसी कैरेट से हीरे का वजन ज्ञात किया जाता है। और ध्यान देना है, 1 ग्राम बराबर कितना कैरेट होता है? याद कर लीजिएगा, 5 कैरेट होता है। 1 ग्राम बराबर कितना कैरेट होता है? तो ध्यान देना है, 5 कैरेट होता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी जो भारत का सबसे बड़ा हीरा कौन सा था? आप जानते हैं कोहिनूर है। कौन सा हीरा है? कोहिनूर है। और कोहिनूर कितने ग्राम का था? तो 21.6 ग्राम का। कितने ग्राम का था? 21.6 ग्राम का था कोहिनूर, जो ध्यान देना है कुलकुंडा के खान से प्राप्त किया गया था। 21.6 ग्राम था, कोहिनूर हीरा था। अगर विश्व का सबसे बड़ा हीरा पूछा जाए तो कौन सा था भाई? तो ध्यान देना है, कुलीनन। तो विश्व का अगर सबसे बड़ा हीरा की बात किया जाए, अगर कौन सा हीरा है? कुलीनन है। और कुलीनन ध्यान देना कितने ग्राम का है? तो ध्यान देना, कुलीनन अगर किया जाए बेटा, तो लगभग ये ध्यान देना है 400 ग्राम का। तो ध्यान देना है, ये कुलीनन लगभग 400 ग्राम का है। और ये कितना है? 21 ग्राम का है, 3.6 ग्राम का है। तो ध्यान देना है, कैरेट से क्या माना जाता है? सोने की शुद्धता। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं क्यूसेक। ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको लिए सब प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। आप जो भी आगामी पेपर उठा के देख लीजिए, जितने भी पेपर हो चुके हैं, अगर मेजरमेंट एंड यूनिट से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इस आप नोट्स को, बस इस क्लास को बखूबी ले लीजिए। आपको और किसी प्रकार का कोई नोट्स, कोई क्लास और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेजरमेंट से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ध्यान देना, क्यूसेक इससे क्या नापा जाता है? तो ध्यान देना है, द्रव का प्रवाह। जैसे जो पानी होता है तो पानी थोड़ा ऐसे चलता है, कैसे? सरंग और गर्त के रूप में चलता है। सरंग और गर्त के रूप में चलता है। तो सरंग और गर्त के रूप में जो प्रवाह होते हैं उनको नापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ट्यूबसेक। समझ रहे हैं? अगर समुद्र की बताओ गहराई पता करना हो तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? इसके अलावा ध्यान देना है, कुछ हमारे पास तरल पदार्थ है। इन तरल पदार्थों का हम लोग नापते किसमें है? घन सेंटीमीटर में। किसमें नापते हैं? घन सेंटीमीटर में नापते हैं। अब ध्यान देना है, या तो इसको हम लोग लीटर में नाप सकते हैं, या तो गैलन, या तो बैरल। लीटर, गैलन, बैलन, 3 प्रकार के बर्तन होते हैं जिससे हम लोग नापने का प्रयास किसको करते हैं? तरल पदार्थों को। अब ध्यान देना है, ये पेट्रोलियम क्या है? तो जो भी ध्यान देना है, जब आप ज्योग्राफी आपको कभी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। तो ज्योग्राफी में ध्यान देना है, कुल कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं।
सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। सेकंड वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और लास्ट वाले भाग को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो क्रस्ट में ध्यान देना, ये किसी बना होता है सियाल, सीमा, क्या होता है, नीफे। सियाल, सीमा, नीफे। तो ध्यान दें, सिलिका प्लस एल्युमिनियम पहले वाले क्रस्ट वाले पाया जाएगा, भूपट्टी कहते हैं। सेकंड में सिलिका प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है, या निकिल प्लस फेरस। तो जब कोई पदार्थ, जो कोई भी पदार्थ होता है, जब काफी नीचे दब जाता है तो उसके दाब पड़ने के कारण वो क्या होता है, जीवाश्म ईंधन में परिवर्तन हो जाता है। दाब 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 ताप के कारण वह पदार्थ को क्या हो जाता है, जीवाश्म ईंधन चेंज हो जाता है। उन्हीं जीवाश्म ईंधनों को हम लोग क्या कहते हैं, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन को क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। तो जो पेट्रोलियम प्राप्त होता है, जब पेट्रोलियम को हम लोग प्योरीफाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे केरोसिन। क्या प्राप्त होता है, केरोसिन, जिसको हम लोग मट्टी के तेल कहते थे। पहले तो हमको मट्टी के तेल मिलता भी था, अब तो मट्टी के तेल बंद भी हो गया है, जिसको हम मट्टी के तेल केरोसिन कहते हैं। इसी केरोसिन, बताओ किस पदार्थ को रखा जाता है जो कि बाहर जाकर रिएक्शन ना करे, तो ध्यान देना किसको रखा जाता है, सोडियम को। और सोडियम एक ऐसा तत्व है, कहा जाए सबसे मुलायम तत्व है। तत्वों में सबसे मुलायम तत्व किसे कहते हैं, तो ध्यान देना सोडियम कहते हैं। और सोडियम को इसी केरोसिन में रखा जाता है, क्यों कि जैसे सोडियम को बाहर रख देंगे तो ध्यान देना है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलने लगेगा। इसीलिए सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं। यह ध्यान देना है, यह सबसे क्या होता है, सबसे मुलायम तत्व होता है। इसे इतना मुलायम होता है कि इसे हम लोग बेटा चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। तो ध्यान देना है, सबसे मुलायम तत्व होता है, सोडियम होता है, इसे चाकू से काट सकते हैं। केरोसिन में रखते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे मुलायम तो ऑक्सीजन से क्रिया करके आग जला लेते हैं। केरोसिन के बाद अगर उसे और प्योरीफाई करते हैं तो क्या बनता है, डीजल बनता है। और डीजल को हम लोग किसमें नापते हैं, ज्वलन क्षमता में। और जब आप जानते हो पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो वहां पर आप लोग डीजल लेते होंगे, पेट्रोल लेते होंगे। तो डीजल की जो देखते हो मीटर चलती है ना, तो पूछा जाता है किस संख्या में नापा जाता है डीजल को। तो ध्यान देना है, उसे किस संख्या में नापा जाता है, सीटेन संख्या में। जो उनकी संख्या बड़ी तेज से चलती है, वो कौन संख्या होती है, उसे हम लोग सीटेन संख्या के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से जो पेट्रोल होता है, तो पेट्रोल का भी ज्वलन क्षमता जो होता है उसको किसमें नापा जाता है, तो ध्यान देना है ऑक्टेन संख्या नापा जाता है। किसमें नापा जाता है, ऑक्टेन संख्या नापा जाता है। और इसको और प्योरीफाई कर लेते हैं, उससे क्या बनता है, व्हाइट पेट्रोल, जो एरोप्लेन, हवाई जहाजों में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मतलब समझिएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो प्योरीफाई करता जाएगा। और लास्ट में जो कोलतार होता है, मतलब ये कह सकते हैं, जब इस पेट्रोलियम को संशोधित करते चले जाते हैं तो लास्ट में जो अवशिष्ट पदार्थ, जो खराब पदार्थ होते हैं, उन्हीं को कोलतार या हम लोग तारकोल के नाम से जानते हैं। जैसे रोड वोड बनाने में डामर वामर जो प्रयोग हम लोग करते हैं, इन्हीं का करते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि पेट्रोल पेट्रोल को किस संख्या में नापते हैं, तो ऑक्टेन संख्या में। और डीजल को किस संख्या में नापते हैं, तो सीटेन संख्या में। ध्यान देना है कि जो रेलवे के पेपर होते हैं, ग्रुप डी के पेपर हो गए, आरपीएफ हो गए, तो यहाँ साइंस के होते बड़े पेचीदे पूछे जाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से पूछा गया है। तो इस बातों को भी ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से रेलवे में ये सब क्वेश्चन बनने ज्यादा संभावना है। एसएससी से बहुत नॉर्मल पूछे जाते हैं, वहां पार से खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, यही आपको देखा है, तो किलो ये सब पूछ लेगा, बहुत ज्यादा सदिश अदिश पूछ लेगा। पर ये सब रेलवे के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा ध्यान देना है कि पेट्रोलियम को नापने की हमारे पास दो पद्धति है, एक अमेरिकी पद्धति है, एक ब्रिटिश पद्धति है। तो कई बार पूछा जाता है कि 1 गैलन बराबर कितना लीटर आता है, तो 3.76 लीटर आता है, किसमें, अमेरिकी पद्धति में। अब 42 गैलन बराबर कितना होता है, 169 लीटर। और ध्यान देना है, एक बैरल बराबर कितना होता है, 169 लीटर। दोनों देशों में एक बैरल बराबर कितना लीटर की संख्या उतनी होती है, मात्र गैलन में अंतर होता है। तो 1 गैलन बराबर कितना होता है, 4.5 लीटर होता है। और 36 गैलन बराबर एक बैरल होता है, किसके, ब्रिटिश पद्धति के आधार पे। वहीं 42 गैलन बराबर 169 लीटर होता है, अमेरिकी पद्धति के आधार पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अमेरिकी पद्धति के आधार पर एक बैरल बराबर, ध्यान देना है, 1 गैलन बराबर कितने लीटर होते हैं, तो 3.76 लीटर होते हैं। जबकि ब्रिटिश पद्धति में अगर पूछेगा 1 गैलन बराबर कितना होता है, 4.5 लीटर होता है। तो आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ तक की जानकारी कंप्लीट हो चुकी होगी। इससे पहले मैंने आपको ये पूरा समझा दिया बेटा, इसके बाद ये भी समझा दिया है। यहाँ से जो भी जानकारी उसको अपने अच्छे से आप लोग पहले शॉर्ट स्कैन ले लीजिए इसको। उम्मीद है कि आप लोग ले चुके होंगे, इसको भी ले लीजिए। आप लोग शॉर्ट स्कैन ले चुके होंगे, तो अपना वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा ना हो पाए, इसलिए आप आराम आराम से मस्ती से पढ़ते रहिएगा।
आप लोग को मैं पूरी फिजिक्स, पूरी बायोलॉजी, पूरी साइंस, मतलब केमिस्ट्री जितने सेक्शन है सब पढ़ा दूंगा अच्छे से। आप लोग जो है नोट्स बनाइएगा। इसका एक छोटा सा पार्ट और रह जाएगा जिसमें आपको मैं थोड़ा सा समझाने वाला हूँ, जैसे एक विश्वा बराबर कितना होता है, एक औस बराबर कितना होता है, एक पौंड बराबर कितना होता है, समझ रहे हैं? इस तरीके से एक मेगावाट बराबर कितना होता है, एक फीट बराबर कितना होता है, एक नाटिकल मील बराबर कितना होता है, समझ रहे हैं? एक फायदम बराबर कितना होता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो बच गए हैं। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोगैसलेस, जैसे इलेक्ट्रोमीटर से क्या नापा जाता है, पायरोमीटर से क्या नापा जाता है। तो कुछ ये जो क्वेश्चन बच गए हैं, इन सभी का एक समराइज करके एक छोटा पार्ट और बन जाएगा, जिसमें आपका पूर्णतः मेजरमेंट एंड यूनिट वाला टॉपिक क्या हो जाएगा दोस्त, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा भी हो आप कमेंट के माध्यम से फीडबैक बताइएगा कि क्या वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कंटेंट कैसा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट।